लिया है, इसलिए कोडेड इनइक्वालिटी के सवाल अगर थोड़े और उलझाऊ होंगे तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं। ओके, तो ये है हमारा अगला सवाल। इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या ज्यादा अंतर है या थोड़ा सा अंतर है? देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपको ये इनके बीच का ए और बीच का जो रिलेशन है बड़े क्लियर वे में बता दिया गया था कि स्मॉलर है, ग्रेटर है, इक्वल है, वॉट एवर इट वॉज, जो कुछ भी था। लेकिन फिलहाल में हमें क्लियर वे में नहीं दिया गया। मतलब अब देखिए, सवाल बनाने वाले ने भी कितनी स्मार्टनेस यूज किया है, कितना दिमाग लगाया है कि आपको नंबर तो वो एक दे रहा है, एक ही मार्क्स दे रहा है, लेकिन आपसे मेहनत 2 नंबर की करा रहा है। 2 नंबर का मतलब इलीगल नहीं, 2 नंबर का मतलब 2 मार्क्स की मेहनत आपसे करा रहा है। कैसे? पिछले पार्ट में अभी तक हमने जो देखा, हमने पहला एक सिंप्लीफाई किया था जिसमें हमने सिर्फ डिकोड किया था और जवाब दे दिया। फिर अभी हमने जो एकदम लास्ट में क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया, उसमें हमने इस जंबल ट्रैक को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया और आंसर दे दिया। लेकिन इसमें दोनों का मर्जर कर दिया गया। दोनों का मर्जर करने का मतलब आपको कोडिंग भी करनी है। मतलब इस प्लस माइनस इनटू का मतलब क्या है, पहले तो इनको डिकोड भी करना होगा और फिर आपको इन्हें एक सीक्वेंस में कनेक्ट भी करना होगा। ऊपर से ट्रेजेडी एक और है कि निष्कर्ष भी आपसे सीधे सीधे बात नहीं कर रहा है, वो भी आपसे इनडायरेक्ट वे में बात कर रहा है। मतलब ये सीधे से नहीं कह रहा है एस इज ग्रेटर देन सी, आपसे कह रहा है एस प्लस सी। अब ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे फेवरेट सवाल पूछने का तरीका। ये जो करंट सिनेरियो है, इसमें ये लोग जो मोस्टली प्रेफर करते हैं वो यही होता है, क्योंकि इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा खर्च होता है। समय ज़्यादा इसलिए खर्च होता है क्योंकि हम इस छोटे से सवाल को अपनी ही समझ से कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैं आपसे ये नहीं बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, क्योंकि ये आप समझ गए हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना कैसे है। हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम में इस सवाल को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। मैंने आपके लिए पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा है जैसे कोडिंग में लिखा था। कोडेड वाले जो इनइक्वालिटी थे, इनका सिंपल एक सारांश लिख दिया है कि प्लस का मतलब ग्रेटर है, माइनस का मतलब स्मॉलर है, इनटू का मतलब ग्रेटर इक्वल है, डिवाइड का मतलब स्मॉलर इक्वल है और डॉलर का मतलब इक्वल है। सारांश पूरा यही है। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन मुझे ऑनलाइन एग्जाम में मिला, ये स्क्रीन पे मौजूद है और मुझको 5 काउंटर क्वेश्चन दिए गए हैं। अब मुझे ये क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में सिंप्लीफाई करना है, तो मैं कैसे प्रेफर करूंगी सिंप्लीफाई करना, ताकि मुझे पेन का प्रयोग, पेन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ना करना पड़े, मतलब कम से कम में हमारा काम बन जाए। देखते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहली चीज क्या होगी, मान लीजिए ये मेरी रफ शीट है, एग्जामिनेशन हॉल में ये मेरी रफ शीट है, मुझे यहीं पे जो वर्कआउट करना है पेपर पेन का मैं यहीं पे करूंगी। तो सबसे पहला टारगेट मेरा क्या होगा, मुझे इसको इसी तरह रिप्रेजेंटेशन के रूप में अपनी रफ शीट पे लिख लेना पड़ेगा। क्यों? ताकि मुझे स्क्रॉल करके बार बार इनकी कोडिंग को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब a प्लस बी लिखा है, a प्लस बी का मतलब क्या है, a इज ग्रेटर टू b। चलिए हमने बना दिया। अब बी से जुड़ी क्या कोई स्टोरी है हमारे पास? मौजूद ही नहीं है। ए से जुड़ी कोई स्टोरी है? बिल्कुल मौजूद है, पी इंटू ए। पी इंटू ए का मतलब पी इज ग्रेटर और इक्वल टू ए, मतलब ए के नजरिए से ए इज स्मॉलर और इक्वल टू पी। सिंबल तुरंत पलट जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, समझिए। पी इंटू ए का मतलब क्या है, पी इज ग्रेटर और इक्वल टू ए। तो हम जब ए के नजरिए से पढ़ेंगे तो क्या हम फिर भी ग्रेटर इक्वल बोलेंगे? नहीं, फिर हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर इक्वल। और यहाँ पे हमें ए के नजरिए से कनेक्ट करना था, इसलिए हमने इसे तुरंत ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, इस चीज की हैबिट मत डालिएगा कि आपको बार बार एडिटिंग करना पड़े, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन होता है और आप क्वेश्चन में ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे P मौजूद है, P से जुड़ी कोई स्टोरी हमारे पास मौजूद है और बिल्कुल मौजूद है, एकदम एंड में दिया है P इंटू सी। इंटू सी का मतलब क्या हो गया, P इज ग्रेटर और इक्वल टू सी। चलिए हमने लगा दिया यहाँ पे P इज ग्रेटर और इक्वल टू सी। अब यहाँ पे अंत में क्या मौजूद है, C। क्या C से जुड़ी हमारे पास स्टोरी है? बेशक है, C से जुड़ी एक और स्टोरी C माइनस डी। C माइनस डी का मतलब क्या हो गया, C इज स्मॉलर देन D। चलिए हमने कनेक्ट कर दिया कि C इज स्मॉलर देन D। अब ये यहां तक का तो सीक्वेंस खत्म हो गया। क्या D से जुड़ा हमारे पास कुछ और है? बेशक, D से जुड़ी एक और स्टोरी है, S डिवाइडेड बाई D, मतलब S इज स्मॉलर और इक्वल टू D। तो D के नजरिए से D इज ग्रेटर और इक्वल टू S।
ये पूरा क्वेश्चन सिंगल लाइन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मैंने बस एक बार पेन चलाया है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हम और पेन चलाने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम सिंपली इसको देख के यही से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें पेन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम बस यहीं से देख के सारे निष्कर्ष का जवाब देंगे। कैसे देंगे देखते हैं। S प्लस सी, ये S मौजूद है और ये C मौजूद है। क्या इस प्लस को डिकोड करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए S और C के बीच का साइन कैसा है? अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो जवाब सिर्फ एक बनेगा ईदर और का, बल्कि और वो भी तब बनेगा जब S और C एक जगह और मौजूद हो निष्कर्षों में, पर फिलहाल S और C तो निष्कर्षों में कहीं और मौजूद नहीं है, तो हमने इस निष्कर्ष को सीधे सीधे मना कर दिया। हमें इस प्लस को डिकोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब मुझे यहाँ पे जाके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि इस प्लस का मतलब है तो है क्या, ठीक है। आगे देखते हैं। ये बी और पी के बीच का रिलेशन है, बी और पी डेफिनेटली इनके बीच का रिलेशन है, और वो क्या रिलेशन है कि बी इज स्मॉलर देन पी, ठीक है। अब माइनस का मतलब देखते हैं, माइनस का मतलब भी स्मॉलर ही है, इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या है? सही हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डी माइनस ए, ये डी है और ये ए है। अगेन डी और ए के बीच का साइन अपोजिट है, तो हमें इस सिंबल को डिकोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने इसको स्ट्रेट अवे मना कर दिया, ठीक है। बट अभी तो हमने कर दिया, लेकिन अगर हमें यहाँ पे एक चौथा निष्कर्ष भी मौजूद होता और वो हमसे कह रहा होता S is divided by C, मतलब ये एक चौथा निष्कर्ष भी मौजूद होता। अब यहाँ पे S प्लस C है और यहाँ पे S डिवाइडेड बाई C है। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट आया स्टोरी में, क्या आ गया? अब यहाँ से हमने S और C के बीच का, अभी हमने चौथे को नहीं देखा, हमने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को देखा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को एकदम शुरू से, एकदम इनिशियल वे से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, हमने सब कैंसिल आउट कर दिया। एकदम फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं इस सवाल की, ठीक है। S प्लस C, S और C के बीच का रिलेशन हम नहीं जानते, तो हमने इस निष्कर्ष को मना कर दिया, चलो भाई ये कैंसिल्ड आउट है। बी और पी के बीच का रिलेशन क्या है? बी इज स्मॉलर टू पी, और माइनस का मतलब भी स्मॉलर ही है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। डी माइनस ए, डी और ए के बीच का रिलेशन ही नहीं पता है हमें, क्योंकि साइन अपोजिट है, तो कुछ भी दे दो हम डिनाई करेंगे, हमने मना कर दिया। फिर हमने चौथे में एस और सी पढ़ा। अब हमारे दिमाग में आया एस और सी तो भी हमने पिछले भी पीछे भी कहीं देखा था ना, मतलब एक गुंजाइश बन रही है ईदर और की। अब आप पहले और चौथे को स्ट्रेट अवे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि एस और सी के बीच में साइंस अपोजिट हैं, और साइन अपोजिट होने के नाते एस और सी के बीच का रिलेशन क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लस का मतलब ग्रेटर, डिवाइड का मतलब स्मॉलर और इक्वल, तीनों बातें मिल गई, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ के बीच में क्या लगाएंगे? या तो पहला या चौथा निष्कर्ष सत्य है और दूसरा निष्कर्ष भी सत्य है। अब हमारा जवाब कुछ इस तरह हो जाएगा। आपको तरीका समझ में आया कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आपको पूरी कहानी को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हमने वही स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई है कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सिर्फ एक बार पेन उठाया, इसको सिंगल लाइन में ट्रांसफॉर्म कर दिया और जवाब दे दिया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कई बार ऐसा भी तो होता है, जैसे मेरे क्वेश्चन में तो मान लीजिए ए सिर्फ 2 जगह मौजूद है, सी सिर्फ 2 जगह मौजूद है, तो आपने बड़े इजीली कनेक्ट कर लिया, एक साइड में ए को रख दिया, दूसरी साइड में अगले ए को रख दिया, या ए से जुड़े एक एलिमेंट को इधर रख दिया, एक को अगली तरफ रख दिया। कई बार ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि एलिमेंट 4 बार आ जाते हैं, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अगले सवाल में देखते हैं, अगर एलिमेंट 4 बार आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने स्टेटमेंट के साथ फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन क्या किया? जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, अगर कोई एलिमेंट हमें 3 या 4 बार मौजूद मिल जाए, 2 बार का तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया, अब क्या करें? मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कंक्लूजन को चेंज कर दिया, बाकी चीज एज इट इज है जो हमने सिंप्लीफाई की थी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट मॉडिफाइड हो गया। अब जरा इसमें ध्यान दीजिए कि ये बी यहाँ पर भी मौजूद है, बी यहाँ पर भी मौजूद है, और बी ही यहाँ पर भी मौजूद है। मतलब इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरे रिलेशन में बी को हमें 3 बार जस्टिफाई करना है। एक बार तो हम लेफ्ट और राइट से कर सकते हैं, 2 सर्कमस्टेंसेस से तो हमने डील कर लिया, तीसरी मिल गई, तब हम क्या करेंगे?
देयर इज नो नीड टू वरी, हमारे पास अभी बहुत स्पेस है। चलिए देखते हैं तब हमें क्या करना है। यहाँ तक का तो रिलेशन हमने फर्स्ट लाइन तक का तो ड्रॉ ही किया था, ये हमारे कुछ एडिशनल स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो गए। चलिए इन्हें देखते हैं। बी इंटू आर, बी इंटू आर का मतलब क्या है, बी इज ग्रेटर देन आर। चलिए हमने यहाँ पे ये साइन रख दिया, बी इज ग्रेटर देन आर। फर्दर आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, आर डॉलर टी, डॉलर का मतलब बराबर। आपको याद होगा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इक्वल और नॉट इक्वल का जब डील किया था तब भी आपको बताया था, अगर आपको इक्वल का साइन कभी मिल जाएगा तो आप क्या वहां पे इक्वल का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे, वहां पे ऑब्लिक का साइन यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए हम यहाँ पे इक्वल नहीं रख के हम क्या कर देंगे, आर ऑब्लिक टी हमने रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। v डिवाइडेड बाई b मतलब v इज स्मॉलर और इक्वल टू b। अब हमें एक नया रिलेशन नहीं मिल गया b से रिलेटेड, लेकिन हमारे पास तो यहाँ जगह बची नहीं, हम इसे रखें कहाँ, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी जगह खाली है, तो हम v को इसी सीक्वेंस में रख देंगे। देखते हैं कैसे। v डिवाइडेड बाई b मीन्स v इज स्मॉलर और इक्वल टू b, मतलब b इज ग्रेटर और इक्वल टू v। चलिए फिर हमने इसे यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू v यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसकी प्रॉपर एक सीक्वेंस में एक वन लीनियर फॉर्मेटिंग ही करें, आपकी रफ शीट है, जैसा मन करे वैसा मॉडिफाई कर लीजिए। आगे देखते हैं। आगे हमसे कहा जा रहा है s माइनस वी, मतलब s इज स्मॉलर देन v, मतलब v इज ग्रेटर देन s। चलिए ये अब हमारी दो लाइन निकल के चली आई, एक तो ये सिंगल लीनियर ट्रैक जो चल ही रहा है, एक एडिशनल ट्रैक ये ऐसे डाइवर्ट हो गया। अब हमसे आप कोई भी रिलेशन पूछ लीजिए, हम बड़ी आसानी से जवाब दे देंगे। जैसे देखते हैं, हमसे पहला क्या रिलेशन कंक्लूजन कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है a प्लस वी, मतलब a बड़ा है v से। देखिए a यहाँ मौजूद है, v यहाँ मौजूद है। फिलहाल निष्कर्ष के हिसाब से हमें r और t से मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे वाइप आउट कर देंगे, क्योंकि आगे आने वाले निष्कर्ष में हो सकता है जरूरत पड़ जाए। हम इसे इरेज नहीं करेंगे, हम एज इट इज रहने देंगे। लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गई, सीक्वेंस कुछ इस तरह से, ये सीक्वेंस बन गई। तो अब a और v के बीच का रिलेशन क्या है, a इज ग्रेटर देन v, मतलब प्लस। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, s माइनस पी, मतलब s इज स्मॉलर देन p। अब फिर देखिए ये p मौजूद है और ये s मौजूद है, ठीक है। p और s के बीच का रिलेशन क्या है, s इज स्मॉलर देन p। देखिए स्मॉलर स्मॉलर इक्वल स्मॉलर स्मॉलर इक्वल, इसका मतलब s और p के बीच का रिलेशन क्या निकल के आया, s इज स्मॉलर देन p, और वो आइकन माइनस भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये निष्कर्ष भी सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक एलिमेंट b से रिलेटेड और होता, मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ होता कि b प्लस जेड, b प्लस जेड का मतलब, अब मैंने स्टेटमेंट में ही एक और स्टेटमेंट ऐड कर दिया, b प्लस जेड, मतलब b इज ग्रेटर देन z। अब हम क्या करते, कोई फर्क नहीं है, हम यहाँ पे एक इस तरह का साइन लगा देते कि b इज ग्रेटर देन z। अभी हमारे पास नीचे में भी तो जगह खाली है, हमने यहाँ पे लगा दिया। अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हो p का रिलेशन z से क्या बनेगा, तो मुझे भी बाकियों से मतलब नहीं है, मैंने फॉर्मेटिंग इस तरह इमेजिन कर लिया। तो p का z से रिलेशन क्या है, p इज ग्रेटर टू z, है ना। अगर आपने पूछा a का रिलेशन, a इज ग्रेटर टू z। अगर आपने पूछ लिया कि z और v के बीच का, इसके और इसके बीच का रिलेशन, z और v के बीच का रिलेशन, अब फिर देखिए इमेजिन करिए ये एक सीक्वेंस में मौजूद है, तो इनके z और v के बीच के साइन अपोजिट हो रहे हैं, इसलिए z और v के बीच का रिलेशन हम क्लियरली बता नहीं सकते, ठीक है। कितने भी तरीके के एलिमेंट, हालांकि 4 से ज्यादा दिए नहीं जाते कभी भी, अभी तक मैंने एग्जाम में नहीं देखा कि इन्होंने 4 से ज्यादा कभी दिया हो। 4 भी मैक्स टू मैक्स है, मोस्टली ये लोग 3 ही देते हैं, बट अगर 4 भी कभी दे दिए तो कोई इशू नहीं है, हम अपवर्ड और डाउनवर्ड की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अगर मान लीजिए हमें यहाँ कहीं p से रिलेटेड में 2 एलिमेंट और मिल गए, एक मिल गया px से और एक मिल गया py से, px वाले को अपवर्ड रख देंगे, py वाले को डाउनवर्ड रख देंगे, हमें जिस भी तरफ से कनेक्ट करना होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट, हम वैसे कनेक्ट करके अपना आंसर दे देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। अभी तो फिर भी एलिमेंट कॉमन था, यहाँ पे कुछ एलिमेंट कनेक्ट करने के लायक थे, कुछ कॉमन एलिमेंट थे। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, जब एलिमेंट ही कॉमन ना हो और स्टेटमेंट कई बड़े बड़े हिस्सों में, काफ़ी लेंदी हिस्सों में डाइवर्ट कर दिया जाए, जैसे यहाँ तो 2-2 एलिमेंट को लेकर ही इन्होंने बांटा है। ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि 2 ना दे करके 4-4 एलिमेंट के हिस्से करके ब्रेक कर दिए जाए, और उनके बावजूद उनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तब क्या करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं।
ओके जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे जब कुछ भी कॉमन ना मिले। देखते हैं, अब ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, लेकिन एलिमेंट की क्वांटिटी शायद अब ज़्यादा हो गई है। जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 एलिमेंट दिए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट दिए हैं। ABCD है, ये PRSTU और X है, मतलब हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर इस परिस्थिति में मैं आपसे पूछूं A इज ग्रेटर देन D, बेशक सही है। अगर मैं आपसे पूछूं P इज स्मॉलर देन T, बेशक सही है। अगर मैं आपसे पूछूं S इज स्मॉलर देन X, बेशक सही है। मतलब इधर के एलिमेंट का आप एक दूसरे से कोई भी रिलेशन पूछिए हम जवाब दे देंगे, इधर के एलिमेंट का आप एक दूसरे से कोई भी रिलेशन पूछिए हम जवाब दे देंगे। लेकिन तब क्या करेंगे अगर इधर के एलिमेंट को इधर से रिलेट करा दिया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं A इज ग्रेटर और इक्वल टू P, अब आपका क्या जवाब होगा? कोई आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि A और P के बीच में कोई भी रिलेशन हमें पता नहीं है, इसलिए ये दिया हुआ निष्कर्ष गलत हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं C इज स्मॉलर देन T, अब आप इसका क्या जवाब देंगे? ये C यहाँ मौजूद है, T यहाँ मौजूद है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इस परिस्थिति में ये जवाब भी क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब इधर के किसी भी एलिमेंट को उठा के इधर के किसी भी एलिमेंट से रिलेट करा दीजिए, हमारे पास जवाब क्या आएगा? हमें पता नहीं है, और जब हमें पता नहीं है तो दिया हुआ निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करते हैं। ये पहला निष्कर्ष है और इसी के साथ एक निष्कर्ष और मिल गया, A इज स्मॉलर देन P। अब आपका जवाब क्या होगा? क्या ये दोनों गलत हैं? नहीं। अब फिर ये इन दोनों ने मिलकर बना दिया या तो की परिस्थिति, जिसे हम कहते हैं आइदर और। कैसे बना दिया? आपको याद होगा आइदर और की डेफिनेशन क्या थी, कंडीशन क्या थी? कंडीशन ही यही थी कि जब दोनों एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अच्छा, A और P के बीच में, A यहाँ पे P यहाँ पे, हमें रिलेशन नहीं पता। दोनों एलिमेंट के बीच में रिलेशन हमें नहीं पता और तीनों सिंबल मिल जाएं, ग्रेटर, इक्वल, स्मॉलर, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? ईदर और। मतलब इस विषम परिस्थिति में भी हमारे पास एक जवाब बचेगा और वो कौन सा होगा? ईदर और का, मतलब या तो का। इस बुरी कंडीशन में भी सिर्फ एक आंसर निकल के आएगा। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं कंक्लूजन्स के साथ। अगर मैंने आपको तीसरा कंक्लूजन दे दिया कि C इज ग्रेटर और इक्वल टू U, और चौथा दे दिया कि C इज स्मॉलर देन X, अब आपका जवाब क्या होगा? क्या आप आंसर करेंगे? आइदर और है, नाइदर है, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या तो हैं? सबसे पहली चीज, C यहाँ पे मौजूद है, U और X वहां पे मौजूद है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। और जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं तो इन दोनों एलिमेंट के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है, और जब रिलेशन पता नहीं है तो ये लोग क्या बना सकते हैं? आइदर और। लेकिन आइदर और बनाने के लिए क्या एलिमेंट कॉमन है? देखते हैं। C तो कॉमन है, और U और X अलग अलग है कि एक ही है? डेफिनेटली ये दोनों भी एक ही हैं, क्योंकि U के साथ इक्वल टू X लगा है, मतलब इक्वल हटा दीजिए और कन्वीनियंट कर लीजिए, ऑब्लिक लगा दीजिए। ऑब्लिक मतलब चाहे U का प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए वहां पे, चाहे X का कर लीजिए, दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए अभी भी ये किसकी कंडीशन है? ईदर और, मतलब या तो की कंडीशन अभी भी बना रहा है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? अब हम आते हैं इनइक्वालिटी के अगले चरण में, जिसका नाम है फिलर्स इनइक्वालिटी। आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, खाली फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे और आपको दी हुई शर्तों के अनुसार उन खाली जगहों को भरना होगा। चलिए देखते हैं।